तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किंग कॉन्ग 2 के बारे में, जो कि हमें अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, किंग कॉन्ग ये बहुत ही बेहतरीन मूवी है जो कि हमें दशक 2005 में देखने को मिली थी। लोगों को ये बड़ी पसंद आई थी और इसका पार्ट 2 हमें देखने को मिलने वाला है, तो उसी की अपडेट मैं इसमें बताऊंगा। तो आगे मैं आपको और जानकारी इसके बारे में देता हूँ। किंग कांग 2005 की एक महाकाव्य साहसिक राक्षस फिल्म है जिसे पीटर जैक्सन द्वारा सहलिखित, निर्मित और निर्देशित किया गया है। यह किंग कांग फ्रेंचाइज में 9वीं प्रविष्टि है और इसी शीर्षक की 1933 की दूसरी रीमेक है। पहली 1976 की रीमेक थी। फिल्म में नाओमी वाट्स, जैक ब्लैक और एड्रियन ब्रॉडी है। 1933 में सेट, यह एक महत्वाकांक्षी फिल्म निर्माता की कहानी है जो अपने कलाकारों और किराए के जहाज के चालक दल को रहस्यमय खोपड़ी द्वीप की यात्रा करने के लिए मजबूर करता है। वहां उनका सामना विभिन्न प्रागैतिहासिक जीवों और कोंग नाम का एक पौराणिक विशालकाय गोरिल्ला से होता है, जिसे वे पकड़ लेते हैं और न्यूयॉर्क शहर ले जाते हैं। 1995 की शुरुआत में विकास शुरू हुआ जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 1933 की मूल फिल्म के रीमेक का निर्देशन करने के लिए जैक्सन से संपर्क किया। 1997 की शुरुआत में यह परियोजना रुक गई क्योंकि उस समय कई वानरों और विशाल राक्षसों से संबंधित फिल्मों का निर्माण चल रहा था और जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म श्रृंखला का निर्देशन करने की योजना बनाई थी। जब रिंग्स ट्रायोलॉजी की पहली 2 फिल्में व्यावसायिक रूप से सफल हो गईं, तो यूनिवर्सल ने 2003 की शुरुआत में जैक्सन से परियोजना पर विकास को फिर से शुरू करने में रुचि व्यक्त की, जिसके लिए जैक्सन अंतःसहमत हो गए। किंग कांग का फिल्मांकन सितंबर 2004 से मार्च 2005 तक न्यूजीलैंड में हुआ। यह अपनी रिलीज के समय अब तक की सबसे महंगी फिल्म थी, क्योंकि इसका बजट शुरुआती $150 मिलियन से बढ़कर उस समय रिकॉर्ड तोड़ $207 मिलियन हो गया था। किंग कांग का प्रीमियर 5 दिसंबर 2005 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ, 3 और इसे 13 दिसंबर को न्यूजीलैंड में और 14 दिसंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अंततः 2005 के लिए कई शीर्ष 10 सूचियों में दिखाई दी। इसे विशेष प्रभावों, प्रदर्शनों, तमाशे की भावना और 1933 के मूल से तुलना के लिए सराहा गया, हालांकि इसके 3 घंटे के रन टाइम पर कुछ आलोचनाएं की गईं। यह एक व्यावसायिक सफलता थी जिसने $556.9 मिलियन से अधिक की कमाई की और उस समय यूनिवर्सल पिक्चर्स के इतिहास में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 2005 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 2 मार्च 2006 में अपने होम वीडियो रिलीज पर इसने डीवीडी की बिक्री से $100 मिलियन भी कमाए। 4 कथानक 1933 में महामंदी के दौरान संघर्षरत न्यूयॉर्क सिटी वाडेविल कलाकार एन डारो को आर्थिक रूप से परेशान फिल्म निर्माता कार्ल डेनहम ने अभिनेता ब्रूस बैक्सटर के साथ एक फिल्म में अभिनय करने के लिए काम पर रखा था। एन तब तक चित्र का हिस्सा बनने से हिचकिचाती है जब तक उसे पता नहीं चलता कि उसका पसंदीदा नाटककार जैक ड्रिस्कॉल पटकथा लेखक है। फिल्मांकन एसएस वेंचर पर होता है, जो डच ईस्ट इंडीज कॉलोनी से संबंधित एक छोटा मालवाहक जहाज है जो कैप्टन एंगलहॉर्न के अधीन सुरबाया में लंगर डाला हुआ है। कार्ल का दावा है कि वेंचर सिंगापुर जाएगा, लेकिन वास्तव में वह रहस्यमयी स्कल आइलैंड को फिल्माने का इरादा रखता है। कैप्टन एंगलहॉर्न अपने चालक दल द्वारा आगे आने वाली परेशानी के अनुमान से प्रेरित होकर यात्रा पर पुनर्विचार करते हैं। यात्रा के दौरान एन और जैक एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वेंचर को एक रेडियो संदेश प्राप्त होता है जिसमें एंगलहॉर्न को सूचित किया जाता है कि उत्पादन बंद करने के स्टूडियो के आदेशों की अवहेलना के कारण कार्ल की गिरफ्तारी का वारंट है और एंगलहॉर्न को रंगून की ओर जाने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन जहाज कोहरे में खो जाता है और स्कल द्वीप पर फंस जाता है। कार्ल और अन्य, जिसमें कैमरामैन हर्ब, सहायक प्रेस्टन और बूम ऑपरेटर माइक शामिल है, द्वीप का पता लगाते हैं और उन पर स्थानीय लोगों द्वारा हमला किया जाता है जो माइक और एक चालक दल के सदस्य को मार देते हैं।
एंगलहॉर्न कार्ल के समूह को बचा लेता है, लेकिन जब वे सभी जाने की तैयारी करते हैं, स्थानीय लोग गुप्त रूप से एन का अपहरण कर लेते हैं और उसे 25 फुट लंबे 7.6 मीटर वानर कोंग को बलि के रूप में चढ़ाते हैं। जैक एन के गायब होने को नोटिस करता है। एन अपनी कर्तव्यबाजी और नृत्य कौशल से कोंग को जीत लेती है और उसकी बुद्धिमत्ता और भावनाओं की क्षमता को समझना शुरू कर देती है। एंगलहॉर्न अपने पहले साथी हेस और जैक के नेतृत्व में एक बचाव दल का आयोजन करता है और उसके साथ कार्ल, हर्ब, बैक्सटर और प्रेस्टन भी होते हैं। दल ब्रोंटोसॉरस बैक्सटेरी के झुंड और यूटाहेप्टर जैसे वेनाटोसॉरस सेविडिकस के झुंड के बीच फंस जाता है, जिसके कारण भगदड़ मच जाती है और हर्ब और कई अन्य लोग मारे जाते हैं। बैक्सटर और अन्य लोग जहाज पर वापस लौट आते हैं। शेष दल के सदस्य जंगल के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जब कांग हमला करता है, जिससे वे एक खड्ड में गिर जाते हैं, जहां कार्ल अपना कैमरा खो देता है। कांग एन को 3 टायरानोसॉरस जैसे वास्ताटोसॉरस रेक से बचाता है और उसे पहाड़ों में अपनी मांद में लाता है। शेष बचाव दल पर खड्ड में विशाल कीरों द्वारा हमला किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हेस और अधिकांश बचाव दल की मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रेस्टन, कार्ल, जैक और हेस के प्रशिक्षु जिमी को बैक्सटर और एंगलहॉर्न द्वारा बचा लिया जाता है। जैक अकेले एन की खोज करता है, जबकि कार्ल कांग को पकड़ने का फैसला करता है। जैक कोंग की मांद मिल जाती है और गलती से उसे जगा देता है, लेकिन एन के साथ भाग जाता है, जहां चालक दल पीछा कर रहे कांग को पकड़ने के लिए इंतजार कर रहा है। न्यूयॉर्क शहर में क्रिसमस के मौसम के आसपास कार्ल ब्रॉडवे पर कोंग, द 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रस्तुत करता है, जिसमें बैक्सटर और एक कैद कोंग मुख्य भूमिका में है। एन, जिसने प्रदर्शन में भाग लेने से इनकार कर दिया, एक अनाम कोरस लड़की द्वारा निभाई गई है। कोरस लड़की के एन न होने और कैमरों से फ्लैश होने से उत्तेजित होकर कोंग जंजीरों से मुक्त हो जाता है, थिएटर को तहस-नहस कर देता है और एन की तलाश में न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकल पड़ता है, जैक का पीछा करता है और फिर से उससे भिड़ जाता है। अमेरिकी सेना हमला करती है और कोंग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर चढ़कर एन और खुद को सुरक्षित निकालने की कोशिश करता है। 6 यूनाइटेड स्टेट्स नेवी बाइप्लेन आते हैं। कोंग उनमें से 3 को मार गिराता है, लेकिन विमानों की गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मरने के बाद इमारत से गिर जाता है। जब जैक एन को सांत्वना देने और गले लगाने के लिए इमारत के शीर्ष पर पहुंचता है, तो नागरिक, पुलिसकर्मी और सैनिक सड़क पर जानवर की लाश के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। एक दर्शक टिप्पणी करता है कि हवाई जहाज ने उसे मार डाला। कार्ल भीड़ के बीच से अपना रास्ता बनाता है, बेजान कोंग पर एक आखिरी नज़र डालता है और जाने से पहले दुखी होकर कहता है, यह हवाई जहाज नहीं था, यह ब्यूटी थी जिसने जानवर को मार डाला। नाओमी वाट्स एन डारो के रूप में एक संघर्षशील वाडेविल अभिनेत्री जो काम के लिए बेताब है। कार्ल पहली बार उससे तब मिलता है जब वह एक फल की दुकान से सेब चुराने की कोशिश करती है। यात्रा में आगे बढ़ने पर वह जैक से प्यार करने लगती है और कोंग के साथ एक खास रिश्ता बनाती है। जैक ब्लैक कार्ल डेनहम के रूप में एक फिल्म निर्देशक जिसने स्कल आइलैंड का नक्शा प्राप्त किया। अपने कर्ज के कारण कार्ल अपनी नैतिकता खोना शुरू कर देता है और अपनी फिल्म को लेकर इस हद तक जुनूनी हो जाता है कि वह सुरक्षा की परवाह नहीं करता। एड्रियन ब्रॉडी जैक ड्रिस्कॉल के रूप में एक पटकथा लेखक जो एन से प्यार करता है। वह अनजाने में यात्रा का हिस्सा बन जाता है। जब वह डेनहम को एक स्क्रिप्ट दे रहा होता है, तो उसे वेंचर से उतरने से पहले ही डेनहम द्वारा जानबूझकर देरी कर दी जाती है। वह चालक दल का एकमात्र सदस्य है जो एन से सहमत है कि कोंग को अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। थॉमस क्रेचमैन, कैप्टन एंगलहॉर्न, वेंचर के जर्मन कप्तान। एंगलहॉर्न डेनहम के प्रति नापसंदगी दिखाता है, संभवतः उसके जुनूनी स्वभाव के कारण। कॉलिन हैंक्स, प्रेस्टन, डेनहम का विक्षिप्त लेकिन ईमानदार निजी सहायक। जेमी बेल, जिमी,
एक भोला भाला किशोर जो वेंचर में जंगली और परित्यक्त अवस्था में पाया गया था। इवान पार्क, बेंजामिन बेन हेस, एंगलहॉर्न के प्रथम साथी और जिमी के गुरु, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्राप्त सैन्य प्रशिक्षण और युद्ध अनुभव के कारण एन के बचाव अभियान का नेतृत्व करते हैं। लोबो चान, चोए, लंपी का सबसे अच्छा दोस्त और वेंचर पर एक चौकीदार। ब्रूस बैक्सटर के रूप में काइल चैंडलर, एक अभिनेता जो एडवेंचर फिल्मों में माहिर है। वह एन के बचाव अभियान को छोड़ देता है, लेकिन कीट गड्ढे से खोज दल को बचाने के लिए एंगलहॉर्न को लाता है, और कोंग के ब्रॉडवे प्रदर्शन के दौरान एन को बचाने का श्रेय उसे दिया जाता है। एंडी सर्किस कोंग के रूप में मोशन कैप्चर, एक 25 फुट 7.6 मीटर लंबा प्रागैतिहासिक सिल्वरबैक माउंटेन गोरिल्ला जो लगभग 100 से 150 साल पुराना है। 5-6 वह अपनी प्रजाति मेगाप्रिमेटस कोंग का अंतिम सदस्य है। 7 और कोरोरापिथेकस का संभावित वंशज है। सर्किस ने जहाज के रसोइये, नाई और सर्जन लंपी की भूमिका भी निभाई है। एक बहादुर नाविक, वह डेनहम कोस्टल आइलैंड और कोंग के बारे में सुनी गई अफवाहों के बारे में चेतावनी देता है। जॉन सुमनेर हर्ब, डेनहम के वफादार कैमरामैन। क्रेग हॉल, माइक, यात्रा के दौरान डेनहम के साउंडमैन। विलियम जॉनसन, मैनी, एक बुजुर्ग वाडेविलियन अभिनेता और डारो का सहयोगी। मार्क हैडलो हैरी, एक संघर्षशील वाडेविलियन अभिनेता। जेड ब्रॉफी और टॉड रिप्पोन फिल्म में क्रू सदस्य के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा निर्देशक जैक्सन मेकअप कलाकार रिक बेकर, जिन्होंने 1976 के संस्करण के लिए कोंग का किरदार निभाया था और मेकअप डिजाइन किया था, के साथ उस हवाई जहाज पर पायलट और गनर के रूप में दिखाई देते हैं जो शीर्षक चरित्र को मारता है। उनके बच्चे न्यूयॉर्क के बच्चों के रूप में दिखाई देते हैं। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सहनिर्माता और सेकंड यूनिट के निर्देशक रिक पोरस और द शॉशैंक रिडेम्पशन के निर्देशक फ्रैंक डाराबोंट अन्य हवाई जहाजों में गनर के रूप में दिखाई देते हैं, और बॉब बर्न्स और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क के दर्शकों के रूप में दिखाई देते हैं। जैक्सन के लगातार सहयोगी हॉवर्ड शोर न्यूयॉर्क थिएटर के कंडक्टर के रूप में एक कैमियो उपस्थिति बनाते हैं, जहां से कोंग भाग जाता है। शोर को शुरू में अपने बाहर निकलने से पहले फिल्म के लिए संगीत तैयार करना था। वाट्स, ब्लैक और ब्रॉडी अपने अपने किरदारों के लिए पहली पसंद थे और किसी अन्य अभिनेता पर विचार नहीं किया गया। 8 अपनी भूमिका की तैयारी में वाट्स की मुलाकात मूल एन डारो फेरे से हुई। 9 जैक्सन चाहते थे कि रे एक कैमियो भूमिका निभाए और संवाद की अंतिम पंक्ति कहें, लेकिन 96 वर्ष की आयु में प्री प्रोडक्शन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। 10 ब्लैक को कार्ल डेनहम के रूप में 2000 की फिल्म हाई फिडेलिटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर लिया गया था, जिसने जैक्सन को प्रभावित किया था। 11 प्रेरणा के लिए ब्लैक ने पीटी बार्नम, 12 और ऑर्सन वेल्स का अध्ययन किया। मैंने वेल्स की हर हरकत का अध्ययन नहीं किया, यह सिर्फ भावना को पकड़ने के लिए था। बहुत लापरवाह आदमी। मेरे पास उसके नशे में धुत होने के टेप थे। 13 स्कल आइलैंड के मूल उत्पादन। किंग कांग श्रृंखला के 2005 के रूपांतरण के निर्माण में प्रयुक्त मॉडल विकास, पहले के प्रयास और 1990 का दशक। पीटर जैक्सन 9 साल के थे जब उन्होंने पहली बार 1933 की फिल्म देखी, और जब कोंग को गोली लगी और वह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से गिर गया तो वह टेलीविजन के सामने रो पड़े थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता के सुपर 8 मिमी फिल्म कैमरे और तार और रबर से बने कोंग के मॉडल और बालों के लिए अपनी मां के फर कोट का उपयोग करके फिल्म को फिर से बनाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः इस परियोजना को छोड़ दिया। 14 किंग कांग अंततः उनकी पसंदीदा फिल्म बन गई और किशोरावस्था में फिल्म निर्माता बनने के उनके फैसले के लिए प्राथमिक प्रेरणा थी। 15 उन्होंने किंग कांग के निर्माण के बारे में किताबें पढ़ी और यादगार चीजें एकत्र कीं, साथ ही फेमस मॉन्स्टर्स ऑफ फिल्मलैंड के लेख भी। 16 जैक्सन ने 1992 की अपनी फिल्म ब्रेन डेड
जैक्सन की 1996 की फिल्म द फ्रेटन्स के फिल्मांकन के दौरान यूनिवर्सल पिक्चर्स जैक्सन के डेलीज और शुरुआती विजुअल इफेक्ट्स फुटेज से प्रभावित हुई थी। स्टूडियो जैक्सन के साथ उनके अगले प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आ रहा था। 15 और 1995 के अंत में 16 ने उन्हें 1954 की फिल्म क्रिएचर फ्रॉम द ब्लैक लगून के रीमेक का निर्देशन करने का मौका दिया। उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन यूनिवर्सल को किंग कांग के साथ जैक्सन के जुनून के बारे में पता चल गया और बाद में उन्हें उस रीमेक का निर्देशन करने का अवसर दिया। 15 स्टूडियो को आरकेओ पिक्चर्स 1933 की फिल्म के पीछे का स्टूडियो से फिल्म अधिकारों से संबंधित मुकदमों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि किंग कांग चरित्र सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। 17 जैक्सन ने शुरू में किंग कांग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 14 उसी समय जैक्सन द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फिल्म अधिकारों को खरीदने के लिए हार्वे वीनस्टीन और मिरामैक्स फिल्म्स के साथ काम कर रहे थे, जबकि 20वीं शताब्दी फॉक्स उन्हें प्लेनेट ऑफ द एप्स के 2001 के रीमेक के लिए काम पर रखने की कोशिश कर रही थी। जैक्सन ने प्लेनेट ऑफ द एप्स को ठुकरा दिया, और क्योंकि वीनस्टीन द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के अधिकार खरीदने में अपेक्षा से अधिक समय ले रहे थे, जैक्सन ने किंग कांग पर आगे बढ़ने का फैसला किया। वीनस्टीन गुस्से में थे, और परिणामस्वरूप जैक्सन ने यूनिवर्सल और मिरामैक्स फिल्म्स के बीच एक सौदे का प्रस्ताव रखा कि दोनों स्टूडियो जैक्सन की प्रोडक्शन कंपनी विंगनट फिल्म्स के साथ किंग कांग को समान रूप से वित्तपोषित करेंगे। यूनिवर्सल को संयुक्त राज्य में वितरण अधिकार प्राप्त होंगे, जबकि मिरामैक्स फिल्म्स विदेशी क्षेत्रों को कवर करेगी। जैक्सन को फाइनल कट विशेषाधिकार, सकल लाभ का 1%, 16-15 अप्रैल 1996 में सौदा तय हुआ, और जैक्सन ने पत्नी फ्रैन वॉल्श के साथ मिलकर किंग कांग की पटकथा पर काम करना शुरू किया। 16 मूल मसौदे में एन सुमात्रा में प्राचीन खंडहरों की खोज करने वाले प्रसिद्ध अंग्रेजी पुरातत्वविद लॉर्ड लिनवुड डारो की बेटी थी। वे डेनहम के फिल्मांकन के दौरान उसके साथ संघर्ष में आ जाएंगे, और वे एक छिपी हुई कांग प्रतिमा और खोपरी द्वीप का नक्शा खोज लेंगे। यह इंगित करेगा कि द्वीप के मूल निवासी एक पंथ धर्म के अंतिम अवशेष थे जो कभी एशिया की मुख्य भूमि पर पनपे थे। नाटककार के बजाय जैक पहला साथी और प्रथम विश्व युद्ध का पूर्व लड़ाकू पायलट था, जो अभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त के नुकसान से जूझ रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध के प्रस्तावना के दौरान लड़ाई में मारा गया था। ड्राफ्ट में एन वास्तव में वी रेक्स के जबड़े में फंस जाती है, जहां वह फंस जाती है और दांतों से कट जाती है। लड़ाई के बाद कोंग उसे बाहर निकालता है, लेकिन वह बुखार से पीड़ित है, जिससे वह बाद में ठीक हो जाती है। 15-18 यूनिवर्सल ने रॉबर्ट जेमेकिस को कार्यकारी निर्माता के रूप में स्क्रिप्ट के साथ मंजूरी दे दी, और किंग कांग के लिए प्री प्रोडक्शन शुरू हुआ। 1998 की गर्मियों में रिलीज की तारीख के लिए 1997 में कभी भी फिल्मांकन शुरू करने की योजना थी। रिचर्ड टेलर और क्रिश्चियन रिवर्स की देखरेख में वेटा डिजिटल और वेटा वर्कशॉप ने शुरुआती दृश्य प्रभाव परीक्षणों पर काम शुरू किया। 15 विशेष रूप से 1933 के आसपास न्यूयॉर्क शहर का सीजीआई संस्करण बनाने का जटिल कार्य। जैक्सन और वॉल्श ने दूसरी ड्राफ्ट स्क्रिप्ट के साथ प्रगति की। सेट डिजाइन किए जा रहे थे, और सुमात्रा और न्यूजीलैंड में स्थान स्काउटिंग शुरू हुई। 16 1996 के अंत में जैक्सन ने केट विंसलेट के साथ एन डारो की भूमिका पर चर्चा। 14 जैक ड्रिस्कॉल और कार्ल डेनहम के लिए जैक्सन की पसंद में जॉर्ज क्लूनी और रॉबर्ट डी नीरो शामिल थे। 10 हालांकि किंग कांग का विकास जनवरी 1997 में रुका हुआ था, जब यूनिवर्सल 1998 की फिल्म गॉडजिला की आगामी रिलीज के साथ 1998 की फिल्म माइटी जो यंग 19 और 2001 की फिल्म प्लेनेट ऑफ द एप्स के साथ अन्य बंदर संबंधी रीमेक को लेकर चिंतित हो गया था। यूनिवर्सल ने फरवरी 1997 में किंग कांग को छोड़ दिया। 14 जब वेटा वर्कशॉप और वेटा डिजिटल ने पहले ही 6 महीने के प्री प्रोडक्शन का डिजाइन तैयार कर लिया था। 10 इसके बाद जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म सीरीज पर काम शुरू करने का फैसला किया। 14
परियोजना का पुनरुद्धार। 2001 की फिल्म द फेलोशिप ऑफ द रिंग और 2002 की फिल्म द टू टावर्स की वित्तीय और आलोचनात्मक सफलता के साथ 19 यूनिवर्सल ने 2003 की शुरुआत में 8 द रिटर्न ऑफ द किंग के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान किंग कांग पर विकास को फिर से शुरू करने में उनकी रुचि के संबंध में जैक्सन से संपर्क किया। मार्च 2003 में यूनिवर्सल ने दिसंबर 2005 की रिलीज की तारीख तय की और जैक्सन और वॉल्श ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के सहलेखक फिलिप बोयेंस को अपनी 1996 की स्क्रिप्ट को फिर से लिखने में मदद करने के लिए लाया। जैक्सन ने न्यू लाइन सिनेमा को यूनिवर्सल के साथ सहवित्त पोषण का अवसर दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 8 यूनिवर्सल और जैक्सन ने मूल रूप से $150 मिलियन का बजट पेश किया था, 20 जो अंततः $175 मिलियन तक बढ़ गया। 21 उन्होंने उस फीस को सहलेख को वॉल्श, जिसमें उनके प्रोडक्शन क्रेडिट को भी शामिल किया गया था, और बॉयेंस के साथ साझा किया। 22 हालांकि अगर किंग कांग अपने $175 मिलियन के बजट से आगे निकल जाता तो जुर्माने का भुगतान जैक्सन द्वारा किया जाता। द रिटर्न ऑफ द किंग के पूरा होने के तुरंत बाद टेलर, रिवर्स और जो लेटरी की देखरेख में वेटा वर्कशॉप और वेटा डिजिटल ने किंग कांग पर प्री प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 10 जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स श्रृंखला में अपने अधिकांश क्रू को वापस लाया, जिसमें छायाकार एंड्रयू लेस्नी, प्रोडक्शन डिजाइनर ग्रांट मेजर, कला निर्देशक साइमन ब्राइट और डैन हेन, वैचारिक डिजाइनर एलन ली और संपादक जेमी सेलकिर्क शामिल थे। 15 जैक्सन, वाल्श और बॉयेंस ने अक्टूबर 2003 के अंत में एक नई पटकथा लिखना शुरू किया। 19 जैक्सन ने स्वीकार किया कि वह मूल 1996 की पटकथा से बेहद असंतुष्ट थे। 8 वास्तव में वह सिर्फ फ्रैन और पीटर बहुत जल्दबाजी में कुछ कागज पर लिख रहे थे, बॉयेंस ने समझाया। 10 उन्होंने जेम्स एशमोर क्रेलमैन की पटकथा के दृश्यों को भी शामिल किया, जिन्हें मूल फिल्म के निर्माण के दौरान या तो छोड़ दिया गया था या छोड़ दिया गया था। 15 उदाहरण के लिए, उस दृश्य में जहां कांग एन और खुद का पीछा कर रहे जीवित नाविकों को एक लट्ठे से खड्ड में हिलाता है, निर्देशक मेरियन कूपर और अर्नेस्ट बी शोर्डसैक ने मूल रूप से उनके शरीर को खाने के लिए चट्टान से उभरते हुए विशाल मकड़ियों को चित्रित करने का इरादा किया था। इसे मूल रिलीज प्रिंट से काट दिया गया था और कांग के प्रशंसकों को केवल एक दुर्लभ स्टिल के माध्यम से ही पता चला, जो फेमस मॉन्स्टर्स ऑफ फिल्मलैंड में दिखाई दिया। जैक्सन ने इस दृश्य को शामिल किया और इस पर विस्तार से बताया। 10 जैक्सन, वाल्श और बॉयेंस ने किंग कांग के डेलोस डब्ल्यू लवलेस के 1932 के उपन्यासीकरण को भी प्रेरणा के रूप में उद्धृत किया। 24 जैक्सन ने वाडेविल कलाकार जून हैवॉक द्वारा लिखित संस्मरण अर्ली हैवॉक का भी विकल्प चुना। 8 ताकि वाल्श और बॉयेंस को एन डारो के चरित्र चित्रण को बेहतर बनाने में मदद मिल सके। 13 कार्ल डेनहम जानबूझकर ऑर्सन वेल्स से प्रेरित होकर उनका मॉडल तैयार किया गया था। 8 उनका नया मसौदा फरवरी 2004 में पूरा हुआ। 10 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 6 सितंबर 2004 को न्यूजीलैंड के मीरामार में कैंपरडाउन स्टूडियो में शुरू हुई। कैंपरडाउन में मूल गांव और महान दीवार थी, जबकि न्यूयॉर्क शहर की सड़कों का निर्माण इसके पीछे के हिस्से में और न्यूजीलैंड के लोअर हट में ग्रेसफील्ड में किया गया था। एसएस वेंचर के अधिकांश दृश्यों को कैंपरडाउन स्टूडियो के पार्किंग स्थल में निर्मित एक पूर्ण पैमाने के डेक पर फिल्माया गया था और फिर उन्हें हरे रंग की स्क्रीन के साथ पीछे किया गया था, जिसमें समुद्र को डिजिटल रूप से पोस्ट में जोड़ा गया था। ब्रॉडवे थिएटर में सेट किए गए दृश्य जहां से किंग कांग भाग निकलता है, वेलिंगटन के ओपेरा हाउस और ऑकलैंड सिविक थिएटर में फिल्माए गए थे। 15 स्टोन स्ट्रीट स्टूडियो में भी फिल्मांकन हुआ, जहां एक सेट को समायोजित करने के लिए एक नया साउंड स्टेज बनाया गया। जैक्सन ने $32 मिलियन अधिशेष का अधिकांश हिस्सा खुद कवर किया। 23 और मार्च 2005 में फिल्मांकन समाप्त कर दिया। 15 फिल्म का बजट शुरुआती $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर रिकॉर्ड तोड़ $207 मिलियन हो गया और इसे न्यूजीलैंड से $34 मिलियन की सब्सिडी मिली। 26 27
जिससे यह एक समय में अब तक बनी सबसे महंगी फिल्म बन गई। यूनिवर्सल ने अधूरी फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के बाद ही इस तरह के खर्च पर सहमति जताई, जिस पर अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी। मार्केटिंग और प्रमोशन की लागत अनुमानित $60 मिलियन थी। फिल्म की लंबाई भी बढ़ी। मूल रूप से 135 मिनट के लिए सेट की गई, यह जल्द ही 200 मिनट तक बढ़ गई, जिससे यूनिवर्सल के अधिकारियों को रफ कट देखने के लिए न्यूजीलैंड जाना पड़ा, लेकिन उन्हें यह पसंद आया, इसलिए उनकी चिंताओं का समाधान किया गया। 28 अन्य कठिनाइयों में पीटर जैक्सन का फिल्म शुरू होने से 7 सप्ताह पहले संगीतकार हॉवर्ड शोर से जेम्स न्यूटन हॉवर्ड को बदलने का निर्णय शामिल था। 29 दृश्य प्रभाव। एंडी सर्किस अपने कोंग बॉडी सूट में। जैक्सन ने किंग कांग को मोशन कैप्चर में तकनीकी नवाचारों के अवसर के रूप में देखा और वेटा डिजिटल के क्रिश्चियन रिवर्स को कांग के प्रदर्शन के सभी पहलुओं की निगरानी करने के लिए नियुक्त किया। 30 जैक्सन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि वह नहीं चाहते कि कांग एक इंसान की तरह व्यवहार करे, और इसलिए उन्होंने और उनकी टीम ने घंटों गोरिल्ला फुटेज का अध्ययन किया। 31 अप्रैल 2003 में सर्किस को शीर्षक भूमिका में लिया गया। 8 और उन्होंने लंदन चिड़ियाघर में गोरिल्ला के साथ काम करके खुद को तैयार किया। इसके बाद वे रवांडा गए और जंगल में गोरिल्ला की हरकतों और व्यवहारों का अवलोकन किया। 9 रिवर्स ने बताया कि सर्किस के साथ चेहरे के प्रदर्शन का विस्तृत कैप्चर मानव और गोरिल्ला के चेहरों में समानता के कारण पूरा हुआ था। गोरिल्ला की आंखें और भौहें एक जैसी दिखती है। 32 सर्किस को हर दिन 2 घंटे मोशन कैप्चर मेकअप से गुजरना पड़ता था, जिसमें उनके चेहरे पर अलग अलग जगहों पर 135 छोटे मार्कर लगाए जाते थे। 30 मुख्य फोटोग्राफी के बाद सर्किस को मोशन कैप्चर स्टेज पर अतिरिक्त 2 महीने बिताने पड़े, जहां उन्हें फिल्म के डिजिटल एनिमेटरों के लिए कोंग की हरकतों की नकल करनी पड़ी। 33 कोंग के अलावा स्कल आइलैंड पर डायनासोर और अन्य बड़े जीव रहते हैं। डगल डिक्सन के कामों से प्रेरित होकर डिजाइनरों ने कल्पना की कि 65 मिलियन वर्ष या उससे अधिक के पृथक विकास ने डायनासोर और अन्य प्राणियों के साथ क्या किया होगा। 34 संगीत। मुख्य लेख किंग कांग साउंड ट्रैक। मूल स्कोर शुरू में हॉवर्ड शोर द्वारा रचित किया जाना था, जिन्होंने फिल्म के लिए कई संकेत लिखे थे। 35 जैक्सन के साथ रचनात्मक मतभेदों के कारण शोर ने अक्टूबर 2005 में इस परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना और बाद में जेम्स न्यूटन हॉवर्ड ने उनकी जगह ली। 37 अक्टूबर 2005 के अंत में स्कोरिंग शुरू होने के साथ हॉवर्ड के पास फिल्म पर काम करने के लिए केवल 5 सप्ताह थे। नतीजतन उन्होंने पाया कि फिल्म रचना करने में सबसे कठिन थी। 38 रिकॉर्डिंग सत्र सोनी स्कोरिंग स्टेज, कैलिफोर्निया और टोरंटो, लॉस एंजिल्स में हुए, जिसमें 108 टुकड़ा ऑर्केस्ट्रा और 40 सदस्यीय गायक मंडल शामिल थे और विभिन्न प्रकार के वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल किया गया। 38 फिल्म के साउंड ट्रैक में अल जोल्सन की आई एम सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड की रिकॉर्डिंग, पैगी ली की बाय बाय ब्लैकबर्ड और 1933 की मूल फिल्म के लिए मैक्स स्टीनर के साउंड ट्रैक से कुछ थीम शामिल है। स्कोर को 7 दिसंबर 2005 को डेका रिकॉर्ड्स द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ जारी किया गया था। हॉवर्ड के स्कोर को बाद में सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मार्केटिंग अभियान 27 जून 2005 को पूरे जोश के साथ शुरू हुआ, जब टीजर ट्रेलर ने अपनी शुरुआत की। सबसे पहले आधिकारिक वोक्सवैगन वेबसाइट पर रात 8:45 बजे ईडीटी पर, फिर रात 8:55 बजे ईडीटी पर एनबीसी यूनिवर्सल स्टूडियो की पेरेंट कंपनी के स्वामित्व वाले मीडिया आउटलेट्स पर, जिसमें एनबीसी, ब्रेवो, सीएनबीसी और एमएसएनबीसी शामिल है। वह ट्रेलर वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स से जुड़े सिनेमाघरों में दिखाई दिया, जो 29 जून को खुला था। 5 जैक्सन ने नियमित रूप से प्रोडक्शन डायरीज की एक श्रृंखला भी प्रकाशित की, जिसमें फिल्म के निर्माण का विवरण था।
जैक्सन के द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स प्रशंसकों को उनके अगले प्रोजेक्ट की झलक दिखाने के लिए रिटर्न ऑफ द किंग की डीवीडी रिलीज के तुरंत बाद डायरीज की शुरुआत हुई। इन डायरियों को 3 या 4 मिनट की ब्रॉडबैंड फ्रेंडली किश्तों में संपादित किया जाता है। इनमें वे विशेषताएं शामिल हैं जो आमतौर पर मेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री में देखी जाती है। सेट का दौरा, दृश्य के पीछे प्रमुख खिलाड़ियों को पेश करने वाला एक घूमता हुआ कैमरा, आखिरी मिनट की डबिंग के दौरान साउंड बूथ के अंदर की झलक, या मोशन कैप्चर स्टूडियो में एंडी सर्किस द्वारा अपनी बंदर हरकतें करना। 40 फिल्म का एक उपन्यासीकरण और किंग कांग द आइलैंड ऑफ द स्कल नामक एक प्रीक्वल उपन्यास भी लिखा गया था। पीटर जैक्सन के किंग कांग नामक एक मल्टीप्लेटफॉर्म वीडियो गेम जारी किया गया था जिसमें एक वैकल्पिक अंत दिखाया गया था। द वर्ल्ड ऑफ कांग ए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्कल आइलैंड नामक एक हार्डबैक पुस्तक भी थी जिसमें फिल्म के काल्पनिक वन्यजीवन का वर्णन करने के लिए वेटा वर्कशॉप की कलाकृतियां शामिल थीं। जैक्सन ने भविष्य में किसी समय फिल्म को 3D में फिर से बनाने की इच्छा व्यक्त की है। 41 जैक्सन को किंग कांग की शूटिंग के दौरान कई बार 3D कैमरे से शूटिंग करते भी देखा गया था। 42 स्वागत बॉक्स ऑफिस ओडियन लीसेस्टर स्क्वायर प्रीमियर पर बिलबोर्ड। उत्तरी अमेरिका में किंग कांग ने बुधवार को अपनी शुरुआत में $9.8 मिलियन और अपने पहले सप्ताहांत में $50.1 मिलियन की कमाई की। इस प्रकार 3,568 थिएटरों में लगभग 7,500 स्क्रीनों से 5 दिनों में कुल $66.2 मिलियन की कमाई की। 43 कुछ विश्लेषकों ने इन शुरुआती संख्याओं को निराशाजनक माना। उनका कहना था कि स्टूडियो के अधिकारियों को इससे अधिक की उम्मीद थी। 45 फिल्म ने उत्तरी अमेरिकी बाजार में $218.1 मिलियन की कमाई की और वहां साल की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हो गई। 46 फिल्म ने अन्य क्षेत्रों में बॉक्स ऑफिस पर अतिरिक्त $338.8 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $556.9 मिलियन की कमाई हुई, जिसने न केवल इसे दुनिया भर में 2005 की शीर्ष 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में स्थान दिया। 47 बल्कि फिल्म को अपने उत्पादन बजट से 2.5 गुना से अधिक वापस लाने में भी मदद की। अपने होम वीडियो रिलीज के दौरान किंग कांग ने यूनिवर्सल स्टूडियो के इतिहास में सबसे बड़े 6 दिवसीय प्रदर्शन में $100 मिलियन से अधिक मूल्य की डीवीडी बेची। 48 किंग कांग ने 7.6 मिलियन से अधिक डीवीडी बेची, जिससे अकेले उत्तरी अमेरिकी बाजार में लगभग $194 मिलियन मूल्य की बिक्री संख्या एकत्रित हुई। 25 जून 2006 तक किंग कांग ने डीवीडी किराए की सकल आय से लगभग $38 मिलियन उत्पन्न किए हैं। 50 फरवरी 2006 में टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम TNT/TBS और ABC ने यूनिवर्सल पिक्चर्स को फिल्म के टेलीविजन अधिकारों के लिए $26.5 मिलियन का भुगतान किया। 51 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया किंग कांग को आलोचकों से प्रशंसा मिली। समग्र समीक्षा साइट रॉटन टोमाटोज पर 266 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 84% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। साइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, अत्याधुनिक विशेष प्रभावों, शानदार प्रदर्शनों और शानदार तमाशे की विशेषता के साथ पीटर जैक्सन की किंग कांग की रीमेक एक शक्तिशाली महाकाव्य है जो 1933 की मूल फिल्म की भावना के प्रति वफादार है। 52 मेटाक्रिटिक पर 39 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 81 का स्कोर मिला है, जो सार्वभौमिक प्रशंसा दर्शाता है। 53 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 54 इसे कई आलोचकों की टॉप 10 सूचियों में रखा गया था। 55 रोजर एबर्ट ने इसे 4 सितारे दिए और इसे 2005 की 8वीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में सूचीबद्ध किया। 56 फिल्म को विजुअल इफेक्ट्स, साउंड मिक्सिंग, क्रिस्टोफर बोयस, माइकल सेमनिक, माइकल हेजेज, हेमंड पीक,
साउंड एडिटिंग और प्रोडक्शन डिजाइन के लिए 4 अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिसमें अंतिम को छोड़कर सभी में जीत हासिल हुई। 57-58 एंटरटेनमेंट वीकली ने 2005 में फिल्म में कांग के चित्रण को सबसे विश्वसनीय कंप्यूटर जनरेटेड चरित्र कहा। 59 कुछ लोगों ने 1933 की फिल्म में मौजूद नस्लवादी रूढ़ियों को बनाए रखने के लिए फिल्म की आलोचना की, हालांकि यह सुझाव नहीं दिया गया कि जैक्सन ने जानबूझकर ऐसा किया था। 60-61 द गार्जियन के समीक्षक पीटर ब्रैडशॉ ने कहा कि यह निश्चित रूप से जैक्सन द्वारा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में किए गए किसी भी काम के बराबर है और उससे भी बेहतर है। 62 हालांकि द गार्जियन के ही चार्ली ब्रूकर ने एक नकारात्मक समीक्षा दी, जिसमें उन्होंने फिल्म को आवश्यकता से 16 गुना अधिक अतिरंजित और नाटकीय बताया। 63 पुरस्कार लाइव एक्शन मोशन पिक्चर में एनिमेटेड कैरेक्टर द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन एंडी सर्किस, क्रिश्चियन रिवर्स, अत्सुशी सातो और गाय विलियम्स जीत गया। लाइव एक्शन मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्मित वातावरण डैन लेमन, आर. क्रिस्टोफर व्हाइट, मैट एटकेन और चार्ल्स टेट जीत गया। मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट संयोजन एरिक विनक्विस्ट, माइकल पेंगराजियो, स्टीव क्रोनिन और सुजैन जांडू मनोनीत। विश्व साउंड ट्रैक पुरस्कार वर्ष का सर्वश्रेष्ठ साउंड ट्रैक संगीतकार जेम्स न्यूटन हॉवर्ड मनोनीत। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ मूल साउंड ट्रैक मनोनीत। वैंकूवर फिल्म क्रिटिक्स सर्कल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नाओमी वाट्स मनोनीत। सिनेमाई और साहित्यिक संकेत जैक ब्लैक और आलोचकों ने कार्ल डेनहम की ऑर्सन वेल्स से समानता पर ध्यान दिया है। 64 जब ड्रिस्कॉल जानवरों के भंडारण में सोने के लिए जगह खोज रहा होता है, तो उसके पीछे एक बॉक्स पर लिखा होता है, सुमात्रान रैट मंकी, काटने से सावधान। यह उस प्राणी का संदर्भ है जो जैक्सन की 1992 की फिल्म ब्रेनडेड में तबाही मचाता है। 65 जो खुद शर्लक होम्स में वर्णित सुमात्रा के विशालकाय चूहे का संदर्भ है। उस फिल्म में चूहा बंदर को केवल खोपरी द्वीप पर पाए जाने के रूप में वर्णित किया गया है। जिमी स्कल आइलैंड जाते समय जोसेफ कॉनराड के हार्ट ऑफ डार्कनेस का एक हिस्सा पढ़ता है। एक जगह वह अपनी यात्रा की तुलना उपन्यास से करता है। 66 मूल 1933 किंग कांग के संदर्भ फेरे मूल एंडारो को जैक्सन ने एक संक्षिप्त कैमियो भूमिका में आने के लिए कहा था, जिसमें वह फिल्म की अंतिम पंक्ति बोलती। यह सुंदरता थी जिसने जानवर को मार डाला। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन फिर संभावना पर विचार करने लगी। हालांकि जैक्सन से मिलने के कुछ समय बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। 64 मूल फिल्म की तरह यह पंक्ति अंततः कार्ल डेनहम के चरित्र के पास चली गई। यूनिवर्सल के लिए एक विज्ञापन दिखाई देता है, जबकि कोंग टाइम्स स्क्वायर को तहस-नहस कर रहा है। 1933 की फिल्म में कोलंबिया पिक्चर्स के लिए एक विज्ञापन उसी स्थान पर दिखाई दिया और प्रोडक्शन डिजाइनरों ने इसे दोहराया, लेकिन कोलंबिया ने इसके उपयोग के लिए बड़ी राशि मांगी, इसलिए प्रभाव कलाकारों ने इसे बदल दिया। 65 जब डेनहम इन से मिलने से पहले इस बात पर विचार कर रहे थे कि इस भूमिका को कौन निभाएगा, तो उन्होंने फे का सुझाव दिया, लेकिन उनके सहायक प्रेस्टन ने जवाब दिया, वह आरकेओ के साथ एक पिक्चर कर रही है। 1933 की फिल्म का संगीत सुनाई देता है और डेनहम बुदबुदाता है, कूपर, हुह, मुझे पता हो सकता है। फेवरे ने 1933 की फिल्म में अभिनय किया, जिसे मेरियन सी. कूपर ने निर्देशित किया था और आरकेओ द्वारा रिलीज किया गया था। 65 उस समय वह एक अन्य कूपर, शोएडसैक प्रोडक्शन, द मोस्ट डेंजरस गेम में रॉबर्ट आर्मस्ट्रांग के साथ अभिनय कर रही थीं। 1933 की फिल्म में डेनहम ने सुंदरता और जानवर के बारे में एक अरबी कहावत करी थी। 2005 की रीमेक में नकली कहावत को दोहराया गया है। 65 इस फिल्म की शुरुआत में डेनहम अपनी फिल्म के लिए एक दृश्य शूट करते हैं, जिसमें एन अपने किरदार में घोषणा करती है कि वह पहले कभी जहाज पर नहीं गई है, और ब्रूस बैक्सटर झुंझलाहट की घोषणा करते हुए संवादों को सुधारता है।
उनके बीच जो संवाद होता है वह 1933 की फिल्म में एन और जैक ड्रिस्कॉल के बीच के शुरुआती दृश्यों से लिया गया है। विडंबना यह है कि इस फिल्म में जैक ड्रिस्कॉल एन के प्रति ऐसे शब्दों की अस्वीकृति व्यक्त करता है। 65 कोंग का न्यूयॉर्क स्टेज पर प्रदर्शन 1933 की फिल्म के बलिदान दृश्य की पुनरावृत्ति जैसा दिखता है, जिसमें सुंदरता को बांधने वाले खंभे और नर्तकियों के लगभग समान प्रदर्शन, वेशभूषा और ब्लैकफेस मेकअप शामिल है। इसके अलावा उस दृश्य के दौरान ऑर्केस्ट्रा द्वारा बजाया गया संगीत 1933 की फिल्म के लिए मैक्स स्टीनर का मूल स्कोर है। 65 कोंग और अंतिम वी रेक्स के बीच लड़ाई लगभग 1933 की फिल्म में कोंग और टी रेक्स के बीच लड़ाई के अंतिम आधे हिस्से की तरह ही है, जिसमें कोंग डायनासोर के टूटे जबड़े के साथ खेलता है और फिर खड़ा होकर अपनी छाती पीटता है और विजयी रूप से दहाड़ता है। 65 जब क्रू ने कोंग को समुद्र तट पर पकड़ लिया तो डेनहम ने 1933 की फिल्म की एक पंक्ति बोली, पूरी दुनिया इसे देखने के लिए पैसे देगी, हम करोड़पति हैं लड़कों, मैं इसे आप सभी के साथ साझा करूंगा, कुछ महीनों में ब्रॉडवे पर उसका नाम रोशन होगा। कोंग दुनिया का 8वां आश्चर्य। 65 होम मीडिया किंग कांग को 28 मार्च 2006 को यूनिवर्सल स्टूडियो होम एंटरटेनमेंट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में डीवीडी पर रिलीज किया गया था। उद्धरण वांछित जो 3 संस्करण सामने आए वे हैं, एकल डिस्क फुल स्क्रीन, एकल डिस्क वाइड स्क्रीन और 2 डिस्क वाइड स्क्रीन स्पेशल एडिशन। 3 डिस्क वाला डीलक्स विस्तारित संस्करण 14 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, 67 और 3 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में रिलीज किया गया। 68 फिल्म में 12 मिनट फिर से डाले गए और बाकी विशेष सुविधाओं के साथ अतिरिक्त 40 मिनट शामिल किए गए। फिल्म को पीटर जैक्सन और फिलिपा बॉयंस की टिप्पणियों के साथ पहली 2 डिस्क पर फैलाया गया था और डिस्क 1 और 2 पर कुछ फीचर है, जबकि मुख्य विशेष सुविधाएं डिस्क 3 पर है। एक और सेट रिलीज किया गया जिसमें गोलियों से लथपथ कोंग की एक WTA मूर्ति शामिल है जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर चढ़ता है, हाथ में एन के साथ नौसेना पर दहाड़ता है। विस्तारित फिल्म कुल 200 मिनट की है। 69 किंग कांग का एक विशेष HD DVD संस्करण एक्सबॉक्स 360 के लिए बाहरी HD DVD ड्राइव की रिलीज के लिए प्रचार पैक का हिस्सा था। पैक में HD DVD ड्राइव, यूनिवर्सल मीडिया रिमोट और HD DVD पर किंग कांग शामिल थे। 70 यह एक मानक HD DVD के रूप में अलग से भी उपलब्ध था। 71 फिल्म के थिएट्रिकल और विस्तारित कट्स को 20 जनवरी 2009 को ब्लूरे डिस्क पर एक साथ रिलीज किया गया था। 72 2 डिस्क स्पेशल एडिशन DVD, डीलक्स एक्सटेंडेड एडिशन 3 डिस्क DVD और पीटर जैक्सन प्रोडक्शन डायरीज 2 डिस्क DVD के लगभग सभी एक्स्ट्रा वाले एक नए बोनस डिस्क के साथ ब्लूरे का फिर से रिलीज अल्टीमेट एडिशन शीर्षक 7 फरवरी 2017 को जारी किया गया था। रद्द किया गया सीक्वल और रीबूट। मार्च 2021 में एडम विंगार्ड ने एक साक्षात्कार में कहा कि 2013 में वापस पीटर जैक्सन स्कल आइलैंड नामक फिल्म का सीक्वल बनाने में रुचि रखते थे, जिसमें विंगार्ड निर्देशक थे और साइमन बैरेट इसे लिख रहे थे। 74 जैक्सन यू आर नेक्स्ट में विंगार्ड के काम से प्रभावित हुए थे और एक संभावित सीक्वल की जांच की थी। हालांकि किंग कांग के अधिकार पहले ही 2013 तक वार्नर ब्रदर्स को हस्तांतरित कर दिए गए थे, जिसने एक यूनिवर्सल निर्मित फिल्म के सीक्वल को जटिल बना दिया था। 74 विंगार्ड का कहना है कि जैक्सन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रस्तावित फिल्म को सेट करने के बारे में सोच रहे थे, जो इसे एक प्रीक्वल बना देगा, लेकिन स्टूडियो को प्रथम विश्व युद्ध के युग की फिल्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 75 विंगार्ड अंततः वार्नर ब्रदर्स ने 2017 में कोंग स्कल आइलैंड के साथ फ्रेंचाइजी को रिबूट किया, जो मॉन्स्टरवर्स का हिस्सा है। 77 विंगार्ड बाद में 2021 की गॉडजिला बनाम कोंग और इसके सीक्वल 2024 की गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू एम्पायर
मॉन्स्टरवर्स में सेट की गई अन्य फिल्मों का निर्देशन करेंगे। थीम पार्क, मुख्य लेक, स्कल आइलैंड, रेन ऑफ कोंग। यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट लोकेशन आइलैंड्स ऑफ एडवेंचर में स्कल आइलैंड, रेन ऑफ कोंग। कहानी को स्क्रीन पर लाने की दौड़ में जैक्सन के जीतने के बाद 1994 में रिलीज हुई हेवनली क्रिएचर्स ने शैली और लहजे दोनों के मामले में जैक्सन के लिए एक बड़ा बदलाव किया। वास्तविक जीवन के 1950 के दशक के पार्करहुल में हत्याकांड ने फिल्म को प्रेरित किया, जिसमें 2 किशोर लड़कियों ने अपनी माताओं में से एक की हत्या कर दी थी। यह फ्रैन वॉल्श ही थीं जिन्होंने उन्हें समझाया कि इन घटनाओं में एक फिल्म बनाने की क्षमता थी। 4 पृष्ठ 466 जैक्सन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि फिल्म केवल विषय वस्तु के प्रति उनके उत्साह के कारण बनी। 20 फिल्म की प्रसिद्धि न्यूजीलैंड के मीडिया द्वारा वास्तविक जीवन की जूलियट हुल्मे को ट्रैक करने के साथ हुई, जिन्होंने एनी पेरी के नाम से किताबें लिखी। हेवनली क्रिएचर्स को समीक्षकों द्वारा सराहा गया और इसे अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए नामांकित किया गया। 21 और टाइम, द गार्जियन, द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और द न्यूजीलैंड हेराल्ड में वर्ष की शीर्ष 10 सूचियों में जगह मिली। 22 सत्यापन विफल। अगले वर्ष वेलिंगटन के फिल्म निर्माता कोस्टा बोटेस के साथ मिलकर जैक्सन ने मॉक्यूमेंट्री फॉरगॉटन सिल्वर 1995 का सहनिर्देशन किया। टेलीविजन के लिए बनी इस महत्वाकांक्षी फिल्म में न्यूजीलैंड के फिल्म अग्रणी कॉलिन मैकेंजी की कहानी बताई गई थी, जिन्होंने कथित तौर पर रंगीन फिल्म और टॉकीज का आविष्कार किया था और दुनिया द्वारा भुला दिए जाने से पहले सैलोम की एक महाकाव्य फिल्म बनाने का प्रयास किया था। हालांकि कार्यक्रम आमतौर पर नाटक के लिए आरक्षित स्लॉट में खेला गया था, लेकिन कोई अन्य चेतावनी नहीं दी गई थी कि यह काल्पनिक था और कई दर्शक यह जानकर नाराज हुए कि कॉलिन मैकेंजी कभी अस्तित्व में नहीं थे। 23-24 तेजी से असंभव होती कहानी पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या जैक्सन और बोटेस के न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय मिथक पर खेलने के कौशल की गवाही देती है। हॉलीवुड, वेटा और फिल्म आयोग। मुख्य लेख, द फ्राइटन्स। हेवनली क्रिएचर्स की सफलता ने 1996 में माइकल जे. फॉक्स अभिनीत जैक्सन की पहली बड़े बजट की हॉलीवुड फिल्म द फ्रेटन्स के लिए मार्ग प्रशस्त किया। जैक्सन को उत्तरी अमेरिकी शहर में सेट होने के बावजूद इस कॉमेडी हॉरर फिल्म को पूरी तरह से न्यूजीलैंड में बनाने की अनुमति दी गई थी। यह अवधि जैक्सन और वेटा वर्कशॉप, विशेष प्रभाव कंपनी जो जॉर्ज पोर्ट के हेवनली क्रिएचर्स में एक व्यक्ति के योगदान से पैदा हुई थी, जिसके साथ जैक्सन अक्सर जुड़े हुए हैं, दोनों के लिए परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण समय था। जैक्सन और प्रमुख सहयोगियों द्वारा शुरू की गई वेटा इस अवधि के दौरान तेजी से बढ़ी और इसमें डिजिटल और भौतिक प्रभाव, मेकअप और वेशभूषा दोनों को शामिल किया गया। पहले 2 क्षेत्र आमतौर पर जैक्सन के सहयोगी रिचर्ड टेलर के नियंत्रण में थे। 26 पृष्ठ 229-27 द फ्रेटन्स को बॉक्स ऑफिस पर असफल माना गया। 28 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि अविश्वसनीय प्रयास के परिणामस्वरूप एक ऐसी फिल्म बनी है जो मूवी से ज्यादा डेमो रील जैसी लगती है। 29 फरवरी 1997 में जैक्सन ने द फ्रेटन्स की समीक्षा पर मानहानि के लिए न्यूजीलैंड लिसनर पत्रिका के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की, जिसमें दावा किया गया था कि फिल्म अन्य लोगों की फिल्मों के मलबे से बनाई गई थी। 30-31 अंत में मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया। लगभग इसी समय जैक्सन की किंग कांग की रीमेक को यूनिवर्सल स्टूडियो द्वारा रोक दिया गया था, आंशिक रूप से माइटी जो यंग और गॉडजिला के कारण, दोनों विशाल राक्षस फिल्में जो पहले ही निर्माण में चली गई थीं। यूनिवर्सल को डर था कि इसे 2 उच्च बजट की फिल्मों द्वारा अलग कर दिया जाएगा। 32 संक्रमण का यह दौर पूरी तरह से खुशहाल नहीं रहा। यह जैक्सन और न्यूजीलैंड फिल्म आयोग के बीच तनाव के उच्च बिंदुओं में से एक भी था, क्योंकि उनके करियर के आरंभ में मीट द फीबल्स ओवरबजट हो गई थी। जैक्सन ने दावा किया है कि आयोग ने उन्हें फीबल्स से निकालने पर विचार किया था, हालांकि इंसेफ्ट ने उनकी अगली 3 फिल्मों के लिए धन मुहैया कराया। 1997 में
निर्देशक ने आयोग की आलोचना के लिए एक पत्रिका के पूरक को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य निकाय की 20वीं वर्षगांठ मनाना था, जिसमें उन्होंने अनुभवहीन बोर्ड सदस्यों द्वारा असंगत निर्णय लेने की आलोचना की थी। पत्रिका को लगा कि सामग्री बहुत लंबी थी और उस रूप में प्रकाशित करने के लिए संभावित रूप से अपमानजनक थी। सामग्री का संक्षिप्त संस्करण मेट्रो पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 33 पूर्ण उद्धरण आवश्यक 34 35 4 पृष्ठ 321 मेट्रो लेख में जैक्सन ने एक फिल्म के संबंध में फंडिंग निर्णयों पर आयोग की आलोचना की, जिसका वे कार्यकारी निर्माण करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ग्राहक गोपनीयता प्रावधान को छोड़ने से इनकार कर दिया, जो उन्हें उनकी आलोचनाओं का सार्वजनिक रूप से जवाब देने की अनुमति देता। अंगूठियों का मालिक। मुख्य लेख द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म श्रृंखला। 1 दिसंबर 2003 को वेलिंगटन के एम्बेसी थिएटर में द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग के प्रीमियर पर पीटर जैक्सन ने 1997 में निर्माता सॉल जेंच से मुलाकात के बाद टोल्किन के महाकाव्य को फिल्माने के अधिकार जीते। मूल रूप से मिरामैक्स फिल्म्स के साथ 2 फिल्म निर्माण की दिशा में काम करते हुए जैक्सन पर बाद में कहानी को एक ही फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने का दबाव डाला गया। 36, 37 और अंत में न्यू लाइन के साथ अंतिम समय में एक सौदा करके एक तंग समय सीमा को पार कर लिया, जो एक त्रयी के लिए उत्सुक थी। 38 मुख्य फोटोग्राफी 11 अक्टूबर 1999 से 22 दिसंबर 2000 तक न्यूजीलैंड भर में व्यापक लोकेशन फिल्मांकन के साथ फैली हुई थी। विस्तारित पोस्ट प्रोडक्शन और प्रत्येक फिल्म की रिलीज से पहले शूटिंग की अतिरिक्त अवधि के लाभ के साथ श्रृंखला को बड़ी सफलता मिली और जैक्सन की लोकप्रियता में उछाल आया। द रिटर्न ऑफ द किंग को भारी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। इसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सभी 11 ऑस्कर पुरस्कारों में जीत हासिल की। यह फिल्म फंतासी फिल्म शैली की पहली फिल्म थी जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, और यह सर्वश्रेष्ठ फिल्म जीतने वाली दूसरी सीक्वल थी। पहली द गॉडफादर पार्ट 2 थी। त्रयी की पहली फिल्म द फेलोशिप ऑफ द रिंग की रिलीज से 3 दिन पहले जैक्सन की मां जोआन का निधन हो गया था। उनके अंतिम संस्कार के बाद फिल्म का एक विशेष प्रदर्शन किया गया था। 39 किंग कॉन्ग। मुख्य लेख किंग कांग 2005 फिल्म और किंग कांग 2005 वीडियो गेम। यूनिवर्सल स्टूडियो ने 1933 की क्लासिक किंग कांग के रीमेक के लिए जैक्सन को दूसरी बार साइन किया। 40 यह फिल्म 14 दिसंबर 2005 को रिलीज हुई और आलोचकों की प्रशंसा के साथ दुनिया भर में 562 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 41 उन्होंने फिल्म का वीडियो गेम रूपांतरण बनाने के लिए यूबीसॉफ्ट के गेम डिजाइनर मिशेल एंसेल के साथ भी सहयोग किया, जो 21 नवंबर 2005 को रिलीज हुआ और यह भी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रहा। 42, 43, 44 रेखा पार करना। सर पीटर रॉबर्ट जैक्सन ओएनजेड केएनजेडएम, जन्म 31 अक्टूबर 1961, न्यूजीलैंड के एक फिल्म निर्माता है। उन्हें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ट्रिलॉजी 2001 से 2003 और हॉबिट ट्रिलॉजी 2012 से 2014 के निर्देशक, लेखक और निर्माता के रूप में जाना जाता है। दोनों को जेआरआर टोल्किन के इसी नाम के उपन्यासों से रूपांतरित किया गया है। अन्य उल्लेखनीय फिल्मों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा हेवनली क्रिएचर्स 1994, हॉरर कॉमेडी द फ्रेटन्स 1996, महाकाव्य राक्षस रीमेक फिल्म किंग कांग 2005, प्रथम विश्व युद्ध की डॉक्यूमेंट्री फिल्म वे शैल नॉट ग्रो ओल्ड 2018 और डॉक्यूमेंट्री द बीटल्स गेट बैक 2021 शामिल है। वह अब तक के 5वें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले फिल्म निर्देशक है। उनकी फिल्मों ने दुनिया भर में $6.5 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 1. जैक्सन ने अपने करियर की शुरुआत स्प्लैटस्टिक हॉरर कॉमेडी बैड टेस्ट 1987 और ब्लैक कॉमेडी मीट द फीबल्स 1989 से की। इससे पहले उन्होंने जॉम्बी कॉमेडी ब्रेनडेड 1992 फिल्माई थी। उन्होंने अपने साथी फ्रैन वॉल्श
2 के साथ हेवनली क्रिएचर्स के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन साझा किया, जिसने उन्हें फिल्म उद्योग में मुख्यधारा में ला दिया। जैक्सन को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द रिटर्न ऑफ द किंग 2003 के लिए 3 अकादमी पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा शामिल है। उनके अन्य पुरस्कारों में 3 बाफ्टा, 1 गोल्डन ग्लोब, 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और 4 सैटर्न पुरस्कार शामिल है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी विंगनट फिल्म्स है और उनके सबसे नियमित सहयोगी सहलेखक और निर्माता वाल्श और फिलिप बॉयंस है। जैक्सन को 2002 में न्यूजीलैंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का साथी बनाया गया था। बाद में उन्हें अप्रैल 2010 में वेलिंगटन में एक समारोह में न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल सर आनंद सत्यानंद द्वारा नाइट ऑर्डर के नाइट साथी के रूप में की उपाधि दी गई। दिसंबर 2014 में जैक्सन को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर 1 स्टार से सम्मानित किया गया। 3. प्रारंभिक जीवन। जैक्सन का जन्म 31 अक्टूबर 1961 को वेलिंगटन में हुआ था। 4, 25, 5 और उनका पालन पोषण इसके सुदूर उत्तरी उपनगर पुकेरुआबे में हुआ था। 6. उनके माता पिता जॉन नी रूक, 4 पृष्ठ 20, 7 एक फैक्ट्री वर्कर और गृहिणी और विलियम बिल जैक्सन एक वेतन क्लर्क इंग्लैंड से आए अप्रवासी थे। 8, 9 एक बच्चे के रूप में जैक्सन एक उत्सुक फिल्म प्रशंसक थे, रे हैरिसन की फिल्मों को देखते हुए बड़े हुए और साथ ही टेलीविजन श्रृंखला थंडरबर्ड्स और मोंटी पाइथन की फ्लाइंग सर्कस से प्रेरणा पाते थे। एक पारिवारिक मित्र ने पीटर को ध्यान में रखते हुए जैक्सन को सुपर 8 सिने कैमरा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों के साथ लघु फिल्में बनाना शुरू कर दिया। जैक्सन ने लंबे समय से किंग कांग को अपनी पसंदीदा फिल्म बताया है और 9 साल की उम्र के आसपास उन्होंने अपने स्वयं के स्टॉप मोशन मॉडल का उपयोग करके इसका रीमेक बनाने का प्रयास किया। 10 इसके अलावा एक बच्चे के रूप में जैक्सन ने द ड्वार्फ पेट्रोल नामक एक द्वितीय विश्व युद्ध का महाकाव्य बनाया, जो बैड टेस्ट बोनस डिस्क पर देखा गया, जिसमें बंदूक की गोलियों के लिए फिल्म में पिनहोल करने का उनका पहला विशेष प्रभाव था, और जेम्स बॉन्ड का एक स्पूफ जिसका नाम कोल्डफिंगर था। 11 जैक्सन ने कपिटी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उन्होंने खेलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 12 उनके सहपाठियों को भी याद है कि वे धार्मिकता के करीब जुनून के साथ डफेल कोट पहनते थे। फिल्म निर्माण में उनका कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन उन्होंने संपादन, विशेष प्रभाव और मेकअप के बारे में काफी हद तक अपने परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से सीखा। एक युवा वयस्क के रूप में जैक्सन ने द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स 1978 देखने के बाद लेखक J.R.R. टोल्किन के काम की खोज की, जो राल्फ बख्शी की एक एनिमेटेड फिल्म थी जो टोल्किन की फंतासी त्रयी का एक भाग रूपांतरण थी। 13 जब वह 16 साल का था, जैक्सन ने स्कूल छोड़ दिया और वेलिंगटन के एक अखबार द इवनिंग पोस्ट के लिए एक फोटो उत्कीर्णक के रूप में पूर्णकालिक काम करना शुरू कर दिया। प्रभाव और प्रेरणा। जैक्सन ने लंबे समय से कई फिल्मों को अपने प्रभाव के रूप में उद्धृत किया है। यह सर्वविदित है कि जैक्सन को किंग कांग से बहुत लगाव है, अक्सर इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताते हैं और यह फिल्म उन्हें उनके जीवन के शुरुआती दिनों में प्रेरित करती है। जैक्सन को याद है कि जब वह 9 साल के थे, तब उन्होंने किंग कांग का रीमेक बनाने का प्रयास किया था। 2009 के सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अवतार और टाइटैनिक के निर्देशक जेम्स कैमरून के साथ साक्षात्कार के दौरान जैक्सन ने कहा कि कुछ फिल्मों ने उन्हें किक दी। उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे की अपराध फिल्मों गुडफेलस और कैसीनो का उल्लेख किया। उन विशेष फिल्मों के बारे में कुछ और जिस तरह से मार्टिन स्कॉर्सेसे ने निडरता से अपने कैमरे को इधर-उधर घुमाया और उन फिल्मों को शूट किया, उससे मैं उन फिल्मों को देख सकता हूं और प्रेरित महसूस कर सकता हूं। 15 जैक्सन ने कहा कि 1970 की फिल्म वाटरलू ने उन्हें उनकी युवावस्था में प्रेरित किया। 16 अन्य प्रभावों में जॉर्ज ए रोमेरो, स्टीवन स्पीलबर्ग, सैम रेमी और रे हैरिहॉसन के विशेष प्रभाव शामिल है। 17 आजीविका।
छीनते चरण। मुख्य लेख: बैड टेस्ट, मीट द फीबल्स और ब्रेनडेड। फिल्म जैक्सन की पहली फीचर फिल्म बैड टेस्ट थी, जो एक बेतरतीब फैशन वाली कॉमेडी थी जिसे बनने में कई साल लग गए। इसमें जैक्सन के कई दोस्तों ने अभिनय किया और मुफ्त में इस पर काम किया। शूटिंग आमतौर पर सप्ताहांत में की जाती थी क्योंकि जैक्सन तब पूर्णकालिक काम कर रहे थे। बैड टेस्ट उन एलियंस के बारे में है जो इंसानों को भोजन में बदलने के इरादे से धरती पर आते हैं। जैक्सन ने 2 अभिनय भूमिकाएं निभाईं, जिसमें एक प्रसिद्ध दृश्य भी शामिल है जिसमें वह एक चट्टान के ऊपर खुद से लड़ता है। फिल्म को आखिरकार न्यूजीलैंड फिल्म आयोग से वित्त के देर से इंजेक्शन के कारण पूरा किया गया था, जब निकाय के कार्यकारी निदेशक जिम बूथ जैक्सन की प्रतिभा के बारे में आश्वस्त हो गए थे। बूथ ने बाद में जैक्सन के निर्माता बनने के लिए आयोग छोड़ दिया। बैड टेस्ट ने मई 1987 में कान फिल्म समारोह में शुरुआत की। 18 इस समय के आसपास जैक्सन ने नाटककार स्टीफन सिंक्लेयर, लेखक फ्रैन वाल्श और लेखक अभिनेता डैनी मुल्हेरन के साथ विभिन्न सहयोगी समूहों में कई फिल्म स्क्रिप्ट लिखने पर काम करना शुरू किया। वाल्श बाद में उनके जीवन साथी बन गए। 2 इस अवधि की कुछ स्क्रिप्ट, जिसमें ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की अगली कड़ी भी शामिल है, कभी भी फिल्मों में नहीं बनाई गई। प्रस्तावित ज़ॉम्बी फिल्म ब्रेनडेड को बड़े पैमाने पर फिर से लिखना पड़ा। 2 जैक्सन की अगली रिलीज होने वाली फिल्म मीट द फीबल्स 1989 थी, जिसे सिंक्लेयर, वॉल्श और मुल्हेरॉन ने मिलकर लिखा था। बहुत कम बजट में शुरू हुई मीट द फीबल्स तय समय से कई हफ्ते ज्यादा चली। जैक्सन ने अपनी दूसरी फीचर लेंथ फिल्म के बारे में कहा, इसमें हास्य की एक ऐसी गुणवत्ता है जो बहुत से लोगों को अलग थलग कर देती है। यह बहुत ही काली, बहुत ही व्यंग्यपूर्ण, बहुत ही बर्बर है। 2007 में जैक्सन ने डिजिटल सिनेमा कैमरे के एक नए मॉडल, रेड 1 का परीक्षण करने के लिए क्रॉसिंग द लाइन नामक एक लघु फिल्म का निर्देशन किया। यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की है और इसे 2 दिनों में शूट किया गया था। क्रॉसिंग द लाइन को नैब 2007 यूएसए नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर्स में दिखाया गया था। फिल्म के क्लिप redusa.net पर देखे जा सकते हैं। 45 प्यारी हड्डियां। मुख्य लेख: द लवली बोन्स। फिल्म जैक्सन ने एलिस सीबोल्ड की बेस्टसेलर द लवली बोन्स का रूपांतरण पूरा किया, जिसे 11 दिसंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। 46 जैक्सन ने कहा है कि यह फिल्म उनके बड़े पैमाने के महाकाव्यों से एक स्वागत योग्य राहत थी। कहानी के काल्पनिक पहलुओं और हत्या के विषयों का संयोजन हेवनली क्रिएचर्स के साथ कुछ समानताएं साझा करता है। फिल्म को आमतौर पर मिश्रित समीक्षाएं और मध्यम बॉक्स ऑफिस रिटर्न प्राप्त हुए, फिर भी स्टेनली टुकी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। 47 टिंटिन फ्रेंचाइज। 2009 सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जैक्सन। मुख्य लेख: द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। फिल्म जैक्सन स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित और 2011 में रिलीज हुई द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन, द सीक्रेट ऑफ द यूनिकॉर्न के 3 निर्माताओं में से एक थे। उन्हें आधिकारिक तौर पर निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है, लेकिन द हॉबिट पर काम शुरू करने से पहले उन्होंने स्पीलबर्ग को फिल्म निर्देशित करने में मदद की थी। जेमी बेल और एंडी सर्किस को किंग कांग और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में पीटर जैक्सन के साथ उनके सहयोग के कारण कास्ट किया गया था। स्पीलबर्ग ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज पर अपने काम के कारण पीटर जैक्सन के साथ काम करना चुना और जानते थे कि पीटर जैक्सन की कंपनी वेटा डिजिटल उनके सपने को हकीकत में बदल देगी। इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने बॉक्स ऑफिस पर $374 मिलियन की कमाई की। दिसंबर 2011 में स्पीलबर्ग ने कहा कि एक सीक्वल की योजना बनाई गई थी, लेकिन इस बार वह एक निर्माता की भूमिका में होंगे और जैक्सन निर्देशक होंगे। 49 कैथलीन कैनेडी ने कहा कि स्क्रिप्ट फरवरी या मार्च 2012 तक पूरी हो सकती है और 2012 की गर्मियों में मोशन कैप्चर हो सकती है,
ताकि फिल्म क्रिसमस 2014 या 2015 के मध्य तक रिलीज हो सके। 50 फरवरी 2012 में स्पीलबर्ग ने कहा कि सीक्वल के लिए कहानी की रूपरेखा पूरी हो गई है। दिसंबर 2012 में जैक्सन ने कहा कि टिंटिन का शेड्यूल 2013 में प्रदर्शन कैप्चर शूट करने का था, जिसका लक्ष्य 2015 में रिलीज करना था। 12 मार्च 2013 को स्पीलबर्ग ने कहा, मुझे इसके लिए मत पकड़ो, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि फिल्म 2015 में क्रिसमस के समय के आसपास आएगी। हम जानते हैं कि हम कौन सी किताबें बना रहे हैं, हम अभी इसे साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम 2 पुस्तकों को मिला रहे हैं जिन्हें हमेशा हरगे द्वारा संयोजित करने का इरादा था। 52 दिसंबर 2014 में पीटर जैक्सन ने कहा कि टिंटिन सीक्वल जल्द ही किसी बिंदु पर बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने इससे पहले न्यूजीलैंड की 2 फिल्मों का निर्देशन करने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा किया था। 53 अगले वर्ष एंथनी होरोविट्ज, जिन्हें पहली फिल्म की रिलीज से पहले ही सीक्वल के पटकथा लेखक के रूप में काम पर रखा गया था, उद्धरण की आवश्यकता ने कहा कि वह अब सीक्वल पर काम नहीं कर रहे थे और अनिश्चित थे कि क्या यह अभी भी बनाया जा रहा था। 54 जून 2016 में स्पीलबर्ग ने पुष्टि की कि सीक्वल अभी भी विकास में था, लेकिन जैक्सन इस बीच एक गुप्त परियोजना पर काम कर रहे हैं। 55 हॉबिट मुख्य लेख द हॉबिट फिल्म श्रृंखला। द हॉबिट के फिल्मी संस्करण के निर्माण में जैक्सन की भागीदारी का एक लंबा और उतार-चढ़ाव भरा इतिहास है। नवंबर 2006 में पीटर जैक्सन और फ्रैन वॉल्श के एक पत्र में कहा गया था कि विंगनट फिल्म्स, जैक्सन की प्रोडक्शन कंपनी और न्यू लाइन सिनेमा के बीच चल रहे कानूनी विवाद के कारण जैक्सन फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे। 56 न्यू लाइन सिनेमा के प्रमुख रॉबर्ट शाय ने टिप्पणी की कि जैक्सन न्यू लाइन सिनेमा के साथ फिर कभी कोई फिल्म नहीं बनाएंगे जब तक मैं अभी भी कंपनी में काम कर रहा हूं। 57 इसने न्यू लाइन सिनेमा के बहिष्कार के लिए एक ऑनलाइन कॉल को प्रेरित किया। 58 और अगस्त 2007 तक शाय अपने कामकाजी संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। 18 दिसंबर 2007 को यह घोषणा की गई कि जैक्सन और न्यू लाइन सिनेमा ने 2 प्रीक्वल बनाने के लिए समझौता किया है। दोनों द हॉबिट पर आधारित है और 2012 और 2013 में जैक्सन के साथ एक लेखक और कार्यकारी निर्माता और गिलर्मो डेल टोरो निर्देशन के साथ रिलीज किए जाएंगे। 61 2010 की शुरुआत में उत्पादन में देरी के कारण डेल टोरो बाहर हो गए। 62 और 1 महीने बाद जैक्सन द हॉबिट को निर्देशित करने के लिए बातचीत में वापस आ गए। 63 और 15 अक्टूबर को उन्हें निर्देशक के रूप में अंतिम रूप दिया गया। 64 65 कुछ हफ्ते बाद न्यूजीलैंड को स्थान के रूप में पुष्टि की गई। 66 फिल्म का निर्माण 20 मार्च 2011 को शुरू हुआ। 30 जुलाई 2012 को जैक्सन ने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि 2 नियोजित हॉबिट फिल्मों को एक त्रयी में विस्तारित किया जाएगा। उन्होंने लिखा कि तीसरी फिल्म द हॉबिट और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्मों के बीच एक पुल के रूप में काम नहीं करेगी, लेकिन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स परिशिष्टों में पाई गई सामग्री का उपयोग करके द हॉबिट कहानी का विस्तार करना जारी रखेगी। 67 वृत्तचित्र और बीटल्स से संबंधित कार्य। 16 अक्टूबर 2018 को प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जैक्सन की डॉक्यूमेंट्री वे शैल नॉट ग्रो ओल्ड का प्रीमियर BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में विशेष प्रस्तुति के रूप में किया गया और इसके बाद अंग्रेजी फिल्म समीक्षक मार्क केरमोट द्वारा आयोजित एक प्रश्नोत्तर सत्र का आयोजन किया गया। 68 यह फिल्म इंपीरियल वॉर म्यूजियम के व्यापक संग्रह से मूल फुटेज का उपयोग करके बनाई गई थी, जिसमें से अधिकांश पहले नहीं देखी गई थी। साथ ही BBC और IWM के उन सैनिकों के साक्षात्कार भी शामिल थे जिन्होंने संघर्ष में लड़ाई लड़ी थी। अधिकांश फुटेज शुरुआत और अंत के हिस्सों को छोड़कर को रंगीन किया गया है, 3D में परिवर्तित किया गया है और पहले कभी नहीं देखे गए विवरण को प्रस्तुत करने के लिए आधुनिक उत्पादन तकनीकों के साथ बदल दिया गया है। 69 स्क्रीनिंग से पहले जैक्सन ने कहा,
यह प्रथम विश्व युद्ध की कहानी नहीं है, यह कोई ऐतिहासिक कहानी नहीं है, यह पूरी तरह से सटीक भी नहीं हो सकती है, लेकिन यह उन लोगों की यादें हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। वे बस अपनी धारणा दे रहे हैं कि एक सैनिक होना कैसा होता है। 70 द गार्जियन के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए आलोचक पीटर ब्रैडशॉ ने कहा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की शताब्दी को चिह्नित करने के लिए पीटर जैक्सन ने एक आश्चर्यजनक विचार प्रयोग बनाया है। पश्चिमी मोर्चे पर आम ब्रिटिश सैनिकों के लिए यह कैसा था, इस पर एक गहन शोध। उन्होंने प्रशिक्षण और खायों में सैनिकों के जीवन के पुराने काले और सफेद अभिलेखीय फुटेज को पुनर्स्थापित करने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है। उन्होंने इसे रंगीन किया है, इसे तेज किया है, इसे 3D में डाला है और कथात्मक वॉयस ओवर के लिए डायरी और पत्रों का उपयोग करने के साथ साथ उन्होंने लिपरीडर का उपयोग करके डब करने में मदद की है कि सैनिक वास्तव में क्या कह रहे हैं। प्रभाव विद्युतीय है। सैनिकों को हमारी आंखों के सामने एक भयानक, अत्यथार्थवादी तरह के जीवन में वापस लाया जाता है, जैसे भूत या किसी सत्र में बुलाए गए आंकड़े। चेहरे अविस्मरणीय है। 71 यह फिल्म 11 नवंबर 2018 प्रथम विश्व युद्ध के युद्धविराम की 100वीं वर्षगांठ पर BBC 2 पर प्रसारित की गई थी, जिसने अपने जीर्णोद्धार कार्य, विसर्जित वातावरण और युद्ध के चित्रण के लिए प्रशंसा अर्जित की। 72 अक्टूबर 2016 में जैक्सन, जिन्होंने 2009 में उपन्यास मॉर्टल इंजन के फिल्म रूपांतरण में अपनी रुचि की घोषणा की थी, ने कहा कि यह फिल्म निर्माता और सहलेखक के रूप में उनकी अगली परियोजना होगी, एक बार फिर फ्रैन वॉल्श और फिलिप बॉयंस के साथ। फिल्म का निर्देशन उनके लंबे समय के सहयोगी क्रिश्चियन रिवर्स ने किया था। 73, 74, 75 इसमें रॉबर्ट शीहान, हेरा हिल्मार, ह्यूगो वीविंग, जिहे, लीला जॉर्ज, रोनन राफ्टरी और स्टीफन लैंग ने अभिनय किया है। इसका प्रीमियर 27 नवंबर 2018 को लंदन में हुआ। 76, 77 को नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्सऑफिस पर धमाका कर गई। 78 30 जनवरी 2019 को बीटल्स के रूफटॉप कॉन्सर्ट की 50वीं सालगिरह पर, जो कि बैंड का अंतिम प्रदर्शन था, जैक्सन ने घोषणा की कि उनका अगला निर्देशन कार्य उनके अंतिम एल्बम लेट इट बी के निर्माण के बारे में एक वृत्तचित्र होगा। अपने पिछले वृत्तचित्र प्रोजेक्ट दे शैल नॉट ग्रो ओल्ड के समान प्रक्रिया में, इसने लगभग 55 घंटे पहले कभी नहीं देखे गए फुटेज और 140 घंटे का ऑडियो जैक्सन की टीम को उपलब्ध कराया, जो स्टूडियो में उनके काम का दस्तावेजीकरण करने वाले किसी भी नोट का एकमात्र फुटेज है। वृत्तचित्र में आधुनिक उत्पादन तकनीकों के साथ फुटेज को बदलने के लिए दे शैल नॉट ग्रो ओल्ड के लिए विकसित तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है और बीटल्स के इतिहास में एक अवधि के एक नए पक्ष को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है, जिसे आमतौर पर अत्यधिक संघर्षपूर्ण के रूप में याद किया जाता है। 79, 80, 81 क्लेयर ओल्सेन और जाबेज ओल्सेन, जो क्रमशः वे शैल नॉट ग्रो ओल्ड के निर्माता और संपादक है, इस नए प्रोजेक्ट के लिए वापस लौटे, जिसमें केन कामिंस, जेफ जोन्स और जोनाथन क्लाइड कार्यकारी निर्माता है। यह प्रोजेक्ट पॉल मैकार्टनी और रिंगो स्टार, अंतिम 2 जीवित बीटल्स, साथ ही जॉन लेनन और जॉर्ज हैरिसन की विधवाओं योको ओनो और ओलिविया हैरिसन के पूर्ण सहयोग से बनाया गया था। 79, 80, 81 फिल्म में 42 मिनट का पूरा आखिरी रूफटॉप कॉन्सर्ट शामिल है। 82 मार्च 2020 में वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो ने घोषणा की कि उन्होंने जैक्सन की डॉक्यूमेंट्री के विश्वव्यापी वितरण अधिकार हासिल कर लिए हैं, जिसका शीर्षक अब द बीटल्स, गेट बैक, लेट इट बी पर दिखाए गए ट्रैक का नाम और एल्बम के लिए मूल रूप से नियोजित नाम है। इसे मूल रूप से वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा 27 अगस्त 2021 को यूएस और कनाडा में रिलीज किया जाना था, इसके बाद वैश्विक रिलीज होनी थी। 83 जून 2021 में यह घोषणा की गई कि इसे डिज्नी प्लस पर 25, 26 और 27 नवंबर 2021 को 3 भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के रूप में रिलीज किया जाएगा। 84 डॉक्यूमेंट्री को
आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया और इसने 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते। गेट बैक में बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए पुराने ऑडियो रिकॉर्डिंग से वाद्ययंत्रों और स्वरों को अलग करने के लिए विकसित की गई डीमिक्सिंग तकनीक का बीटल्स रिकॉर्ड्स पर भी प्रभाव पड़ेगा। रिवॉल्वर स्पेशल एडिशन बैंड के 1966 के एल्बम रिवॉल्वर का 2022 में पुनः जारी किया गया संस्करण एल्बम की ऑडियो गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का उपयोग करेगा। द गार्जियन की एनी जलेस्की, जिन्होंने स्पेशल एडिशन को 5 में से 5 स्टार रेटिंग दी, ने लिखा कि नए विवरण गीतों में गहरे अर्थों को उजागर करते हैं। अब और अधिक प्रमुख हियर देयर एंड एवरीवेयर पर कम रोशनी वाली बैकिंग हार्मोनी धुन को पुराने जमाने के रॉक एंड रोल प्रेम गीत के रूप में फिर से पेश करती है। आई वांट टू टेल यू पर कुंजी से बाहर निकलने वाला पियानो कथाकार की असुरक्षा को दर्शाता है और टैक्समैन पर मैककार्टनी की धमाकेदार वॉकिंग बास हैरिसन के गीतों के काटने वाले सनकी स्वर को उजागर करती है। रिवॉल्वर अभी भी बहुत जीवंत लगती है। नवासी यह अंततः 2 नवंबर 2023 को नाउ एंड देन की रिलीज की ओर ले जाएगा, जिसे आखिरी बीटल्स गीत कहा गया, जिसमें लेनन द्वारा 1977 के डेमो से ऑडियो को बचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया और गीत को पूरा करने के लिए अन्य 3 पूर्व बीटल्स द्वारा 1995 की असफल कोशिश लेनन की 1980 में हत्या कर दी गई थी। मैककार्टनी और स्टार द्वारा नए रिकॉर्ड किए गए संगीत के साथ अंततः गीत को पहली बार कल्पना किए जाने के 55 साल बाद रिलीज किया गया। जैक्सन की विशेषता वाली लघु वृत्तचित्र फिल्म नाउ एंड देन द लास्ट बीटल्स सॉन्ग ने गीत के निर्माण का वर्णन किया। 90 नाउ एंड देन को रिलीज होने पर व्यापक ध्यान और प्रशंसा मिली, ग्रैमी पुरस्कार जीता और बीटल्स के लिए एक योग्य समापन माना गया। 91, 92, 93 जैक्सन ने व्यक्तिगत रूप से नाउ एंड देन संगीत वीडियो का निर्देशन किया, जिसमें मैककार्टनी और स्टार के नए फुटेज का इस्तेमाल किया गया और गेट बैक की तरह ही बहाल किए गए पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया गया ताकि चारों बीटल्स को स्क्रीन पर दिखाया जा सके। 94 गाने के रिलीज होने से कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में जैक्सन ने दावा किया कि जब उन्हें वीडियो निर्देशित करने की पेशकश की गई तो वे मूल रूप से बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन मैककार्टनी, स्टार और एप्पल ने वीडियो के लिए फुटेज भेजने से पहले मेरे मना करने का भी इंतजार नहीं किया। जब उन्होंने मेरी चिंताओं का तुरंत समाधान किया तो मैं उनके साथ बह गया। पॉल और रिंगो ने खुद के प्रदर्शन का फुटेज शूट किया और मुझे भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने वीडियो को संगीत वीडियो के बजाय एक लघु फिल्म के रूप में सोचकर बनाया था। तो दोस्तों ये 14 दिसंबर 2005 को इंडिया में भी रिलीज़ होते हुए देखने को मिली थी, अमेरिका में भी। और बजट की बात की जाए तो मूवी का बजट तकरीबन 207 मिलियन था, जिसके अंदर लगभग 600 मिलियन का मूवी ने कलेक्शन दिया था। तो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था और मूवी भी हिट रही थी। बाकी मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बता दी है, जितनी भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।